Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in AVS Engineering College गाजियाबाद. इस बार गेट के सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं. गेट अगर 2021 की अगर हम बात करें और उसमें एक नए पैटर्न का क्वेश्चन भी एज ए इनपुट डाला गया है, MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि MSQ कैसा होगा, हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे. तो MSQ को बेस रखते हुए यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन को बेस रखते हुए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं MSQ यानी मास्टर इन सिलेक्ट क्वेश्चंस. यानी अगर मोर देन वन ऑप्शन इज राइट देन हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और क्या अप्रोच आपको लेना है. ठीक है, तो हम MSQ सीरीज शुरू कर रहे हैं. हमारा मेन कॉन्सेप्ट वही आएगा जैसा ही हमने मास्टर इन कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चंस में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर गेट. क्लियर, हमने यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो उसी पैटर्न पे हैं जो गेट में प्रीवियसली पूछे गए हैं. थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उस क्वेश्चन को हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में चेंज किया. क्लियर, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोच रहे होंगे कैसे हमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को करना है, क्या उसको करने के लिए हमें होना चाहिए. तो एक तरह से ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं MSQ यानी MSQ क्वेश्चन जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या आंसर हो सकता है, ये चीजें हम कैसे पता करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि क्या कैसे हो रहा है, उससे ही क्लियर होती हैं सारी चीजें. तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके पास अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उसमें मास्टरी की जाए. क्लियर, ठीक है. तो ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, इसको एक रिफ्रेम किया है ये प्रीवियस 1993 में ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था. थोड़ा सा मैथमेटिकल वैल्यू को चेंज करके, ऑप्शंस को चेंज करके मैंने ये क्वेश्चन दिया है और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम इसमें मास्टर होना चाहते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हम कैसे करें. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, 50 हर्ट्ज 200 by 400 volt 50 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 200 volts 40 हर्ट्ज सप्लाई विद सेकेंडरी वाइंडिंग. देन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है यानी इसमें मोर देन 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं. क्लियर, ठीक है, यानी 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, हो सकता है चारों भी सही हो जाए. क्लियर, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का यही लॉजिक होता है कि मोर देन 2 आंसर आर पॉसिबल. क्लियर, मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया, 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और चारों सही हो सकते हैं. क्लियर, तो इस बारे में थोड़ा सा आप क्लियर रहिएगा. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि 2 ही ऑप्शन सही हो. हाँ, ये होता है कि एक ऑप्शन नहीं होगा, उसमें क्या होंगे, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए आपको करना है. हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस के टर्म में सारी कुछ दी गई हैं. तो हम इसके लिए सबसे पहले आपको कोर लॉस यानी आयरन लॉस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका बेसिक आइडिया लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो कोर लॉस यानी एक ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है जिसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं. क्लियर, ये 2 तरह के होते हैं. ठीक है, एक आपका होता है हिस्टैरिसीस लॉस एंड द सेकंड वन इज द एडी करंट लॉस. ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि इतना डिटेल में हम जा नहीं पाएंगे कि इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास. तो आप हिस्टैरिसीस लॉस ये समझ सकते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है ना, ये आपका जब BH कर्व होता है, जब एक हाफ साइकिल के बाद जब उसका डाइपोल रिवर्स होता है, तो ड्यू टू द डाइपोल रिवर्सल जो इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं उसके मोशन को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होता है. तो आप ये कह सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस किसकी वजह से होता है, एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन. क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर
फ्रिक्शन, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो मोशन को अपोज करेगा। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन कब लाइमलाइट में आता है, जब व्हेन डाइपोल नेचर इज रिवर्सेस, या डाइपोल रिवर्स देयर ओरिएंटेशन, आप ये कह सकते हैं डाइपोल, व्हेन डाइपोल रिवर्स देयर ओरिएंटेशन। एक हाफ साइकिल के बाद जब ओरिएंटेशन आपका रिवर्स होता है तो उस कंडीशन के बाद जो आपका मोशन है मॉलिक्यूलर मोशन, तो वो क्या होगा, उस मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट, जो डायरेक्शन का ऑफ मूवमेंट होगा वो जस्ट रिवर्स होना चाहेगा। इसी की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, वही हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो समथिंग के एच बी एम पावर एक्स, जहां पे एक्स स्टीनमेट कांस्टेंट होता है, इंटू एफ के बराबर होता है। bm इज द फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। x की वैल्यू जो होती है जनरली 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होता है, लेकिन IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम x को ऑलमोस्ट 2 के बराबर ले के सकते हैं। IEEE स्टैंडर्ड जो अभी जितने भी रिसर्च वर्क वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें जो स्टीनमेट कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं वो 2 के बराबर लेके चलते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पीएच इक्वल टू के एच बी एम पावर एक्स एफ के बराबर है। क्लियर? ठीक है। अगर हम बात करें एडी करंट लॉस की, तो एडी करंट लॉस में क्या होता है, एडी करंट लॉस जो होता है वो होता है कि जो आपका कोर है, कोर में एक सर्कुलेटिंग करंट होता है, सर्कुलेटिंग करंट है, और ऑब्वियस सी बात है कि एक रेसिस्टिव मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरली हम यूज करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं ताकि आपकी रेसिस्टिविटी ज्यादा हो, लॉसेज आपके कम हो सके, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एडी करंट लॉस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से और मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से जो लॉस आता है वो एडी करंट लॉस होता है। क्लियर? ठीक है, तो एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें तो मान लो एडी करंट आई है, तो आई यानी जो एडी करंट कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी मटेरियल की, एडी करंट कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोर का जो रेजिस्टेंस है, यानी जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि रेसिस्टिविटी का प्रोपोर्शनल होगा। आरसी इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी को होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होता है 1 बाई सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी के रिवर्स के बराबर होता है रेसिस्टिविटी। यानी अगर हम यहां से एडी करंट लॉस की वैल्यू निकालें तो पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, या पीई की वैल्यू हम निकालें तो पीई क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आरसी के बराबर होगा। क्लियर? आई स्क्वायर आरसी का बराबर का मतलब क्या हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर इंटू आरसी का मतलब 1 बाई सिग्मा। बाकी सारे टर्म लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या होंगे, कोर के लिए फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका एडी करंट कंपोनेंट है, यानी एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी है। यानी मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, या अगर हम देखें यहां से तो पीई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, यानी रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ही कम होगा, कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से एडी करंट ये चीज निकल के आती है। तो एडी करंट की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है तुम्हारी, एडी करंट की वैल्यू होती है, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखें तो एडी करंट जो होता है पीई वो होता है के ई एफ स्क्वायर पी एम स्क्वायर, यानी मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कभी भी हमें मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर मिलता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें ये दो टर्म यानी पी एच इक्वल टू के एच बी एम पावर एक्स इंटू एफ और पी इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है और इसी चीज पे हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम के ई की बात करें तो के ई जो होता है, अगर जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर जो आप लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? जो भी मटेरियल पे आप लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जो स्टैक्ड लेमिनेशन आप बोलते हैं, कोर काम करते हैं, उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। और के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी भी होता है। क्लियर? तो ये इन दो चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब चीजों को समझने की कोशिश करना है।
लेकिन उसको समझने के पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हमें ध्यान रखना है और उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये फॉर्मूला याद हो गया कि पीएच इक्वल टू के एच बी एम पावर एक्स, एफ बताया था सर ने, और के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर बताया था सर ने, उसी क्वेश्चन पे आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ। आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कभी भी हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस अगर आपसे पूछता है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या कितने परसेंट डिक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं दो कंडीशंस पे। उन दो कंडीशंस को हम देखेंगे बारी बारी और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को हमेशा अप्रोच करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उन दोनों कंडीशन के बारे में। हमने मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू देख लिया कि क्या चीजें हैं जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के लिए मायने रखती हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है तो हम जनरली सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, या सीआरजीओ मटेरियल हम यूज करते हैं, ताकि मतलब यूज करते हैं कोर को डिजाइन करने के लिए। फिलहाल हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के लिए जो दो कंडीशन यानी जो दो केसेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और देखेंगे क्या रिलेशन निकल के आता है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं केस 1। केस 1, अच्छा ये चीज तो क्लियर है कि आपका जो बीएम होता है, बीएम क्या हो गया, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एम। अगर मुझे फ्लक्स पता है तो बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एम होता है। क्लियर, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपको पता होता है कि बीएम इक्वल टू क्या होगा, फाई एम बाई जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके बराबर होता है। अगर मैं बात करूं ईएमएफ की या वोल्टेज की तो E इक्वल टू, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो E इक्वल टू V इक्वल टू 4.44 N फाई एम एफ के बराबर हो, ये भी हमको पता है। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो फाई एम की जो वैल्यू आ रही है वो V अपॉन समथिंग 4.44 N एफ के बराबर हो रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ है, क्योंकि बाकी सारी चीजें 4.44 इंटू N एनी द नंबर ऑफ टर्न्स वो फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ होता है। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रखते हुए बाकी सारे कंडीशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। केस 1 हम देखने जा रहे हैं। केस 1 आपका है V बाई एफ इज कॉन्स्टेंट। V बाई एफ कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, बीएम आपका कांस्टेंट। तो जब बीएम कांस्टेंट है तो उस केस में हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में अगर हम देखें तो पीएच की वैल्यू क्या है, पीएच क्या है आपका केएच बीएम पावर एक्स इंटू एफ, यानी बीएम कांस्टेंट हो गया तो पीएच क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि केएच तो आपका कांस्टेंट टर्म है ही। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एडी करंट लॉस की तो पी क्या होगा, के ई बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर। फिर से यहां पे क्या है, बी बाई एफ कॉन्स्टेंट है मतलब बीएम कॉन्स्टेंट है। बीएम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, आपका जो एडी करंट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाए। तो कंडीशन 1 हमने क्या देखा, यानी केस 1 में हमने देखा कि V बाई एफ अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आपके हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस कैसे वेरी करते हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होता है तो दोनों केस में हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस रिड्यूस होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो आपके वैल्यू इंक्रीज होंगे। क्लियर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक स्क्वायर के टर्म में है तो दूसरा क्या आपका लीनियर प्रोपोर्शन में। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की क्लियर। केस 2 क्या है हमारा कि V बाई एफ की वैल्यू कांस्टेंट न हो। क्लियर, ठीक है। पहला हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया, अब दूसरा ले रहे हैं हम कि V बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर, V बाई एफ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके वोल्टेज के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन होता है, वो आपको फ्लक्स के बारे में नहीं दिया होता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टर्म में वोल्टेज करंट इन्हीं सब के फॉर्म में सारी चीजें गिवन होती है। तो V बाई एफ कॉन्स्टेंट होने का ना होने का मतलब क्या हो गया कि कुछ अब आपके जो ये वेरिएशन है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के वो चेंज होंगे। देखो यहाँ पे अगर हम हिस्टेरिसिस लॉस की बात करें तो पीएच क्या है आपका, पीएच अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बीएम पावर एक्स
इंटू एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और BM क्या है यहाँ पे, BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ है। वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, V बाई एफ पावर x इंटू एफ। क्लियर। तो यहां पे pH क्या हो जाएगा, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर x इंटू एफ पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, या आप क्या ले सकते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर x अपॉन एफ पावर x माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो स्टीनमेन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में वेरी करती है, ये मैंने पहले ही बताया था। जो स्टीनमेन कांस्टेंट होता है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में वेरी करता है। IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग s की जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2 के बराबर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे pH जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ गया, क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। 1 माइनस एक्स से मैंने x माइनस 1 इसीलिए किया क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने का मतलब क्या हो जाएगा, pH आपका बढ़ जाएगा। क्लियर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एडी करंट लॉस के टर्म में बात करें, एडी करंट लॉस की बात करें तो एडी करंट लॉस क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BM स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन एफ का स्क्वायर, क्लियर, इंटू एफ स्क्वायर। तो P क्या आ गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, सिंपली V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। यानी यहां पे अब एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कब, जब V बाई एफ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट होगा यानी BM कॉन्स्टेंट होगा, BM कॉन्स्टेंट होगा तो वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जा रहा है। बट यहां पे क्या है, V बाई एफ जब कॉन्स्टेंट नहीं है, BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ है, वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी कर लें, एडी करंट लॉस में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो केवल और केवल वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज क्या है आपका, तो वो V स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। तो ये दो चीजें अपने जेहन में रख के हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। क्लियर। तो हम क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन ऑलरेडी देख ली। मेन यही दो कंडीशन है, एक बार V बाई एफ की वैल्यू कांस्टेंट होना, दूसरे बार V बाई एफ की वैल्यू सेम होना, मतलब नॉट कांस्टेंट होना यानी वेरिएबल होना। क्लियर। ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, क्लियर, अगर मैं यहां पे बात करूं तो फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज सप्लाई की, ठीक है, 200 बाई 400 वोल्ट आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का दिया गया है। क्लियर। और पावर रेटिंग दी गई है 50 kV। क्लियर। ये सारी चीजें तो बस ऐसे ही दी गई हैं। मेन क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन 200 वोल्ट 40 हर्ट्ज। जो ये आपका सप्लाई 50 हर्ट्ज पे होना चाहिए, अब वो 50 हर्ट्ज पे ना होके आप जो मतलब सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज है, देखो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 200 वोल्ट एज्यूम करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो 200 वोल्ट साइड जो है, अगर आप ये एज्यूम करें, ठीक है, अगर मैं यहां पे मानूं ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। क्लियर। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये 200 वोल्ट, दिस इज द 400 वोल्ट। ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन अब इसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट ना करके हम 40 हर्ट्ज पे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो आपको 50 हर्ट्ज पे हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस मिल रहा था, वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा। इस चीज पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। तो पहली चीज हमें क्या देखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेन चीज आपको देखना है V बाई एफ का रेशियो। क्योंकि 200 वोल्ट आपके लिए बेस है और 200 वोल्ट पे ही सारी चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि V बाई एफ का रेशियो क्या है। देखो अगर हम पहली बार बात करें तो V बाई एफ का रेशियो क्या हो जाएगा, 200/50 यानी 4 के बराबर। बट जब 40 हर्ट्ज सप्लाई दे दी जा रही है उस कंडीशन में, क्लियर, V की वैल्यू तो सेम रह रही है 200 वोल्ट, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। V आपका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है,
लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, एफ डैश के बराबर यानी 40 हर्ट्ज के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी v बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट। जब आपका v बाई एफ कांस्टेंट नहीं है तो हमने वहां पे क्या देखा था कि pH जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा था, v पावर x अपॉन f पावर x माइनस 1 हो रहा था। क्लियर, अभी हमने देखा था, अभी जस्ट इसी लेक्चर में हम जब पीछे पढ़ रहे थे हिस्टेरेसिस के बारे में देख रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था। तो इस कंडीशन में आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, सिमिलरली एडी करंट लॉस के टर्म में हमने क्या देखा था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस भी कर दिया V बाई एफ कॉन्स्टेंट होने पे, तो आपके एडी करंट में कोई चेंज नहीं आना, यानी ये रिमेन्स सेम रहना। क्लियर, तो हम ऑप्शन की तरफ नजर डालें, द एडी करंट लॉस डिक्रीजेज। क्लियर, अगर यही हमें फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले पे रहते हैं कि पी एच इक्वल टू के एच बी एम पावर एक्स इंटू एफ होता है, और पी इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हम रख लें। क्लियर, और हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट होना है, वी बाई एफ इज द वेरिएबल होना है, और उस केसेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस पे हमें बेस क्वेश्चन है। तो हम क्या मार के आएंगे, एडी करंट लॉस डिक्रीजेज। तो फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारा रिड्यूस हो रहा है। जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एडी करंट लॉस रिड्यूस हो गया, जो कि गलत है, यानी ये आंसर आपका सही नहीं है। हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीजेज, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो वहां भी हमें क्या दिख रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी डिक्रीज होगा, सिमिलरली जैसे एडी करंट हो रहा था वैसे ही। क्लियर, फॉर्मूले पे अगर हम जाएं, क्योंकि हम फॉर्मूला देखेंगे हम बीएम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे और सीधे सीधे बीएम को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए क्वेश्चन को अप्रोच कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसी का आपने ध्यान रखना। तो हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीजेज, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, द एडी करंट लॉस रिमेन्स सेम। हमने क्या देखा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर रह रहा है जब V बाई एफ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी द एडी करंट लॉस रिमेन्स सेम। क्लियर, अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, द हिस्टेरेसिस लॉस इंक्रीजेज। हमने क्या देखा, जब V बाई एफ कांस्टेंट नहीं है तो हमारा रिलेशन ये निकल के आता है, तो फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज करती है तो ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, हमें देखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें V बाई एफ का कांस्टेंट रह रहा है या V बाई एफ वेरिएबल रह रहा है। ये चीज हमें अपने दिमाग में रखते हुए करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ये तो हमने V बाई एफ को वेरिएबल लेके दिखाया कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन डाल रहा हूं एक और। इफ द ट्रांसफॉर्मर, बाकी सारी चीजें सेम समझिएगा, और 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट, बस ये चीज मैं चेंज कर रहा हूं। इफ द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज 40 हर्ट्ज सप्लाई with secondary wire, then क्लियर, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो तुम, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 80% ऑफ रेटेड वोल्ट। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी मतलब सप्लाई साइड, प्राइमरी साइड का मतलब क्या होगा, सप्लाई साइड, सप्लाई साइड हम मान के चल रहे हैं 200 वोल्ट, और 400 वोल्ट हमने देखा कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्लियर, ठीक है। 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज हमारा प्राइमरी साइड का क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो V1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 200 वोल्ट है। तो 80% ऑफ V1 की वैल्यू क्या आएगी, 80 इंटू 200 अपॉन 100, यानी कितना आ गया, 160 वोल्ट। क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करें V बाई एफ की, तो V1 बाई एफ हमने जो निकाला था वो कितना निकाल लिया था हमने, 200 अपॉन 50 यानी 4 आया था।
अगर हम V1 डैश अपॉन F डैश, क्योंकि V1 डैश की वैल्यू भी चेंज हो रही है और F डैश भी चेंज हो रहा है, वो 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज हो रहा है, यानी 160 वोल्ट अपॉन F डैश की वैल्यू भी 40 हर्ट्ज हो जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, सेम आ गई। ये देखो आपसे ये नहीं बोल रहा है, ये चाहता क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि एट कांस्टेंट फ्लक्स, सिंपल वर्ड था, ये भी यूज किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उसके बजाय क्या बोला गया कि 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज 40 हर्ट्ज। देखो यहां पे 80% आपका रेटेड वोल्टेज भी हो रहा है और 40 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 80% आपका फ्रीक्वेंसी भी हो रहा है। जब दोनों सेम फैक्टर से रिड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो V/F का रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को फ्रेम करने का ये तरीका होता है कि आपको सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के बजाय थोड़ा सा लैंग्वेज में बस इन्होंने चेंज कर दिया। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, V/F की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब V/F की वैल्यू यहां पे V/F की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे जब V/F की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएच क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर V/F कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, Bm कांस्टेंट, आपका फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, तो पीएच क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और पीई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। क्लियर? तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जब फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डाउन होने का मतलब क्या हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या हो गया, एडी करंट लॉस कम होना। अब हम यहाँ पे वोल्टेज फोकस नहीं करेंगे क्योंकि V/F कांस्टेंट है, जब V/F कांस्टेंट तो Bm कांस्टेंट है, तो Bm कांस्टेंट होने की वजह से आपका ये बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाना इस केस में। यानी एडी करंट लॉस भी आपका डिक्रीज होगा और हिस्टैरिसीस लॉस भी आपका डिक्रीज होगा, बस केवल सिंपल लैंग्वेज चेंज करने से। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जनरली, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं सेम क्वेश्चन की बात करूं, क्लियर? अगर मैं सेम क्वेश्चन की ही बात करूं तो देखो यहां पे क्या हो सकता है, मैं ऑप्शन डाल दे रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल दे रहा हूं, मैं कुछ ऑप्शन और डाल दे रहा हूं इसमें, मान लो ऑप्शन ई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम है, वोल्टेज आपका फिक्स है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें हो जानी है। क्लियर? या आप ये कह लो कि मतलब कैसे चेंजेज आने हैं। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक ऑप्शन डाल दूं कि एडी करंट, मतलब इसमें तो मतलब एडी करंट लॉस सेम ही है। अगर मैं ये पूछूं कि हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली, आपसे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछ दिया जाए कि हिस्टैरिसीस लॉस कितने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछा जाए कि कितने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। जब आपसे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछे तो उस कंडीशन में आपको एक्स की वैल्यू हमेशा 2 लेके चलनी है, चीज ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू आप 2 लेके चलेंगे। ठीक है? तो पीएच क्या है यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर x अपॉन F पावर x माइनस 1। तो x की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 2 चूज कर लेनी है, तो क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। क्लियर? तो अगर हम यहां पे देखें कि V की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, पीएच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी। पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, F थी, अगर मैं यहां पे पीएच लिखूं तो पीएच को मैं लिख सकता हूं समथिंग K इंटू 1/50 हर्ट्ज, क्वेश्चन नंबर 1। और पीएच डैश, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो पीएच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू 1/40। अगर मान लो तुमको निकालना है कितने परसेंट से आपका हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पीएच माइनस पीएच डैश अपॉन पीएच, यही तो करेंगे आप। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पीएच माइनस पीएच डैश करेंगे तो ये वैल्यू तो ऑब्वियस बात है इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज आनी है, तो के ये निगेटिव आ जाएगी, या फिर आप इसको पीएच डैश माइनस पीएच भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे मॉड लेके ही चलेंगे। ठीक है? तो ये आपको क्या आ जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, ये आप मॉड भी लेंगे तो 1/40 माइनस 1/50 अपॉन
k इंटू 1/50, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जानी है 10/40। क्लियर, 50 से 50 कैंसिल आउट, 50 माइनस 40 यानी 10, यानी 10/40, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो मिल रहा है यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिस्टेरेसिस लॉस इन पीएच, आपको क्या मिल जाएगा 10/40 इंटू 100। क्लियर, परसेंटेज में निकालेंगे ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप ये रेशियो निकाला आपने, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाना है आपका 25%। यानी आपका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो गया 25% इंक्रीज कर गया। तो एक ऑप्शन यहां पे ये भी दिया जा सकता था कि हिस्टेरेसिस लॉस इंक्रीज्ड बाय 25%, ये भी ऑप्शन दे सकता था मैं। क्लियर, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है राइट ऑप्शन में ही आता। क्लियर, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं समझना है इसमें। ठीक है, अगर यही आपका एडी करंट लॉस में परसेंटेज पूछता तो कुछ परसेंटेज नहीं आया कि एडी करंट लॉस रिमेन्स सेम है। क्लियर, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाता तो दूसरा वाला क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जब v बाई एफ की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो रही थी, यानी सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो सेकंड क्वेश्चन था 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज पे हमने सब कुछ किया था। क्लियर, तो उस केस में 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज और 40 हर्ट्ज सप्लाई, यानी v बाई एफ क्या हो गया था कांस्टेंट हो गया था। जब v बाई एफ कांस्टेंट हो गया था इस केस में, तो उस केस में pH क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f और PE क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं pH इक्वल टू समथिंग K1F और PE इक्वल टू समथिंग K2F स्क्वायर। क्लियर, तो अब आपसे क्या होगा कि पूछेगा कि मतलब कितने परसेंट से आपका, अगर देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन 1 क्या बन सकता है, हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस्ड बाय डैश डैश इतने परसेंट से रिड्यूस हो गया। दूसरा एडी करंट लॉस रिड्यूस्ड बाय डैश डैश इतने परसेंट से रिड्यूस हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन कोर लॉस या आयरन लॉस रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली डैश डैश परसेंट, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। क्लियर, ये भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, क्योंकि स्टीनमेन कांस्टेंट हम 2 के अप्रोक्सीमेटली लेके चलेंगे, ये चीज हमारे दिमाग में रखना है और उसी पे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिलहाल यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस तो इजीली निकल जाएगा कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पीएच की वैल्यू क्या होगी समथिंग K1 इंटू 50, पीएच डैश की वैल्यू क्या होगी समथिंग K1 इंटू 40। क्लियर, अब कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टली अगर ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो पीएच डैश है वो 80% ऑफ पीएच है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरेसिस लॉस है, क्योंकि आपका जब फ्रीक्वेंसी जिस रेशियो से रिड्यूस हो रहा है उसी रेशियो से आपका हिस्टेरेसिस लॉस भी रिड्यूस होगा। यानी जो पीएच डैश है वो 80% ऑफ पीएच है, तो कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, यहां पे कितना परसेंट रिडक्शन आ रहा है 20% का रिडक्शन तो आ रहा है, तो रिड्यूस बाय कितना हो जाएगा 20%। आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं पीएच डैश माइनस पीएच अपॉन पीएच इंटू 100। जब आप ये करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आने का मतलब ये होता है रिड्यूस होना, इसकी वैल्यू आएगी 20। क्लियर, ठीक है। अगर हम एडी करंट लॉस के बारे में बात करें तो एडी करंट लॉस क्या होगा, एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, पीई की वैल्यू K2 F स्क्वायर यानी 250 एंड पी डैश की वैल्यू K2 F स्क्वायर यानी 2500, 50 का स्क्वायर यानी 2500, 40 का स्क्वायर मतलब 1600। तो यहां भी हम क्या करेंगे परसेंटेज ड्रॉप इन एडी करंट लॉस निकालना है पी, तो क्या हो जाएगा ये
पीई माइनस पीई डैश, ड्रॉप का मतलब क्या हो रहा है, पीई डैश की वैल्यू पीई से कम ही है अपॉन पीई इंटू 100। क्लियर? तो ये क्या आ जाना आपका, K2 कॉमन हो गया यहाँ पे, 2500 माइनस 1600 यानी 900 अपॉन 2500 इंटू 100। क्लियर? कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू जो आएगी K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 900 बाई 25, 25 75 36%। यानी आपने क्या देखा यहां पे कि जो वैल्यू आ रही है, परसेंटेज ड्रॉप इन एडी करंट लॉस क्या हो रहा है, 36% हो रहा है। क्लियर? परसेंटेज ड्रॉप इन हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो रहा है, 20% हो रहा है। क्लियर? और हमें पता है कि जो कोर लॉस होता है, अगर मैं कोर लॉस की बात करूं या आयरन लॉस की बात करूं, तो आयरन लॉस और कोर लॉस क्या होता है, आयरन लॉस की अगर मैं बात करूं या कोर लॉस, पी कोर लॉस की बात करूं, तो क्या होता है, वो पीएच प्लस पीई के बराबर होता है। ठीक है? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आपने हिस्टेरिसिस लॉस में ड्रॉप होता है वो इजीली निकाल लोगे, आप एडी करंट में जो ड्रॉप होता है वो इजीली निकाल लोगे। आप फंस जाते हो यहाँ पे मैं क्या लिख के आऊंगा, देखो यहाँ पे कोर लॉस अप्रोक्सीमेटली पूछा गया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एडी करंट लॉस का डिक्रीमेंट और हिस्टेरिसिस लॉस का डिक्रीमेंट का एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज परसेंटेज ड्रॉप इन कोर लॉस यानी पी कोर, ये क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों का एवरेज आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 प्लस 20 अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी 56/2 यानी 28%। यानी उस क्वेश्चन में मैं ये सारे ऑप्शन दे सकता था कि हिस्टेरिसिस लॉस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एडी करंट लॉस इज रिड्यूस्ड बाय 36%, कोर लॉस इज अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस्ड बाय 28%। तो कभी भी आपसे अगर पूछता है कि कोर लॉस कितने फैक्टर से रिड्यूस होगा, तो आपको सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का रिडक्शन फैक्टर निकालना है, यानी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेना, और कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और आप ऑप्शन पे कंसंट्रेट करेंगे कि ऑप्शन उस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बेसिस पे क्या क्या चीजें हमें निकल के दे रहा है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हुआ होगा कैसे हमें मास्टर इन सेलेक्ट क्वेश्चन होना है थ्रू द कॉन्सेप्ट, और आपको कोर लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, यानी हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं और कैसे ये डिपेंडेंट होते हैं इन सारी चीजों पे, वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करते हैं, V/F का रोल क्या होता है, ये सारी चीजों से आप अवेयर हुए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में छोड़िए। ठीक है? अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पूछना है तो चैट बॉक्स में छोड़िए, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को अगर आप आगे फिर से देखना ही चाहते हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।